मॉर्निंग यू ऑल। आज हम एक यूरिनरी रिटेंशन का केस देखेंगे और ये देखेंगे कि यदि प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए तो कितना फास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से एक्यूट कंडीशंस को हैंडल किया जा सकता है। तो यूरिनरी रिटेंशन, तो बेसिकली यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है? ये यूरिनरी रिटेंशन इज ए डिफिकल्टी ऑफ कंप्लीटली एम्प्टी द ब्लडर। यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है? इट इज ए डिफिकल्टी ऑफ कंप्लीटली एम्प्टी द ब्लडर। इसमें जब किसी को यूरिनरी रिटेंशन होता है तो पेशेंट्स यूरिन नहीं कर पाता कंप्लीटली, जो है तो ब्लडर को एम्प्टी नहीं कर पाता। एंड पीपल विथ यूरिनरी रिटेंशन नीड टू यूरिनेट वेरी फ्रीक्वेंटली। जिनको यूरिनरी रिटेंशन होता है उनको बार बार यूरिन की अर्ज होती है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। क्या कारण हो सकते हैं पेशाब रुकने के, यूरिनरी रिटेंशन के? पहला कारण ये है कि ब्लॉकेज इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे यदि ब्लॉकेज हो जाए तो आपको रिटेंशन हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है स्वेलिंग इन द यूरेथ्रा ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। स्वेलिंग इन द यूरेथ्रा ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। यूरेथ्रा में, पेशाब की नली में यदि स्वेलिंग हो जाए कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की वजह से, इंजरी होने की वजह से, तो आपका यूरिन रुक सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण देखा गया है ट्रॉमेटिक काज, जिसमें स्पाइनल कार्ड इंजरी जो है एक सबसे बड़ा कारण है। स्पाइनल कार्ड में यदि इंजरी हो जाए तो वहीं से स्पाइनल नर्व निकल के ब्लडर को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से भी यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो जाना, ये सबसे कॉमन जो है देखा गया है यूरिनरी रिटेंशन का कारण, स्पेशली ओल्डर एज में। एंड प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट कारण क्या देखा गया है? मेडिकेशन दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। मेडिकेशन दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ऐसी दवाइयां जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आल्सो कैन कॉज द यूरिनरी रिटेंशन। यदि किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी यूरेथ्रा और ब्लडर जो है तो कंप्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन होता है। समटाइम यू कैन सी एनेस्थीसिया काजेज द यूरिनरी रिटेंशन। आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में पेशाब रुक जाती है तो एनेस्थीसिया आल्सो कैन काज द यूरिनरी रिटेंशन। एक कंडीशन होती है सिस्टोसील। सिस्टोसील इज ए कंडीशन व्हिच काजेज द ब्लडर टू ड्रूप इनटू द वेजाइना एंड पुटिंग प्रेशर ऑन द ब्लडर। तो ब्लडर में प्रेशर की वजह से भी, सिस्टोसील की वजह से भी यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। और देखा गया है कि पेल्विक फ्लोर इशू है यदि कोई, तो पेल्विक फ्लोर में इशू होने की वजह से ऐसे इशूज दैट अफेक्ट्स द मसल स्ट्रेंथ एंड नर्व फंक्शन, उनके कारण भी यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। ये दो तरह का होता है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन एंड क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन। क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन, दिस फॉर्म ऑफ यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है? डेवलप ग्रेजुअली ओवर ए मंथ और ईयर। क्या सिम्टम्स आ सकते हैं क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन में? डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग व्हिच मे बी कांस्टेंट। यूरिन करने में डिफिकल्टी होगी जो कि कांस्टेंट लगातार बनी रह सकती है। नीड टू यूरिनेट अगेन एंड अगेन, बार बार यूरिन करने की इच्छा होगी, बार बार यूरिन, बाथरूम से आने के बाद तुरंत जाने की इच्छा होगी, यदि यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है आपको तो। अब देखते हैं हम एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन इज ए मेडिकल इमरजेंसी दैट में अकर ड्यू टू द टोटल ब्लॉकेज इन द यूरेथ्रा और अनदर पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट आर टोटली अनेबल टू यूरिनेट, बिल्कुल भी पेशाब नहीं कर पाता। एक कंडीशन होती है एक्यूट ऑन क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन। क्रोनिक पैथोलॉजी की वजह से एक्यूट कंडीशन डेवलप होती है जिससे यूरिन रुक जाता है। तो अभी मैं उसी का एक केस डिस्कस करने वाला हूं। तो जनरली यूरिनरी रिटेंशन में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? तो इन्वेस्टिगेशन डिपेंडिंग अपॉन द काज व्हाट यू आर सस्पेक्टिंग, जनरली अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, PSA कर सकते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कर सकते हैं, एंड सो मेनी इन्वेस्टिगेशन डिपेंडिंग अपॉन द काज। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द काज। यदि अपन मॉडर्न मेडिकल की बात, साइंस की बात करें तो बेसिकली जो अभी हम केस देखने जा रहे हैं, जिस केस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें यूरिनरी रिटेंशन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से है। प्रोस्टेट ऑलमोस्ट 135 cc के आसपास है। तो क्रोनिक पैथोलॉजी की वजह से एक्यूट कंडीशंस डेवलप हुआ है, जिसको होम्योपैथी से कितना ब्यूटीफुल तरीके से मैनेज किया जा सकता है। जनरली लोग होम्योपैथी को एक्यूट कंडीशंस के लिए नहीं जानते हैं, लेकिन इफ यू सेलेक्ट प्रॉपर मेडिसिन तो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल एक्यूट कंडीशन विद होम्योपैथी। मैंने कुछ टेस्टिमोनियल भी इस वीडियो के लास्ट में जो है ऐड किया है। दैट टेस्टिमोनियल आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम यूट्यूब्स कि व्हाट द अदर पीपल्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, doctors and our masters, our great teachers, what
he has to say about homeopathy and other part of different sciences, so that the जो newer students हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम्योपैथिक प्रैक्टिस की तरफ जो है अट्रैक्ट हों, होम्योपैथी की डेप्थ को जान पाएँ, होम्योपैथी के बारे में समझ पाएँ। इसलिए मैंने इस वीडियो के अंत में बहुत सारे टेस्टिमोनियल ऐड किए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो अभी ये बीपीएच क्या होता है? तो ये बीपीएच क्या होता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बिनाइन इनलार्जमेंट है। ये क्या होता है? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, आल्सो कॉल्ड इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। एंड इनलार्ज प्रोस्टेट कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरेथ्रा दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ यूरिन। सिम्टम्स क्या आ सकते हैं इसमें? फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, ये सिम्टम्स आ सकता है। यदि प्रोस्टेट साइज बढ़ने की वजह से यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है तो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं इसमें? फ्रीक्वेंट एंड अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एट नाइट, स्पेशली नाइट में ज़्यादा तकलीफ होता है, प्रॉब्लम्स होता है इसमें। तो अब बार बार फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ जाएगा यूरिन करने का। और क्या सिम्टम्स आ सकता है? ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, बूंद बूंद करके यूरिन जो है तो गिरेगा। इनएबिलिटी टू कंप्लीटली एम्प्टी द ब्लडर, पूरी तरह से यूरिन नहीं हो पाएगा एक बार में, एक साथ पूरी तरह से ब्लडर एम्प्टी नहीं होगा। एंड हिमेचूरिया मिल सकता है ड्यू टू स्ट्रेन, ताकत लगाने की वजह से यूरेथ्रल इंजरी हो सकता है, जिसके कारण ब्लड मिक्स यूरिन जो है तो पास होगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? जस्ट लोकेटेड बीनेथ योर ब्लडर, ब्लडर नेक के नीचे होता है। एंड व्हेन द ब्लडर नेक के जस्ट नीचे अटैच रहता है। एंड व्हेन द प्रोस्टेट इनलार्ज इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है जस्ट फाउंड बिलो द neck of bladder, the tube that transform urine from bladder called the urethra, and urethra passes the center of the prostate. सेंटर ऑफ प्रोस्टेट से, प्रोस्टेट के बीच से यूरेथ्रा निकलता है। तो व्हेन द प्रोस्टेट इनलार्ज इट ऑब्स्ट्रक्ट्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ यूरिन। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की? पहली चीज तो एज के साथ ये कई बार जो है देखा गया है। फैमिलियल हिस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट रहती है इसमें, जिनकी फैमिली में चला आ रहा है उनको हो सकता है। और तीसरा जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड कार्डियक डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, हार्ट डिजीज से सफर कर रहे हैं, उनको बीटा ब्लॉकर्स यूज होता है। तो बीटा ब्लॉकर्स कैन कॉज प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। तो ट्रीटमेंट में क्या देते हैं जनरली? मॉडर्न मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट में अल्फा ब्लॉकर्स यूज करते हैं, जैसे अल्फुजोसिन्स वगैरह, दैट रिलैक्सेस द नेक ऑफ मसल फाइबर इन द प्रोस्टेट एंड मसल फाइबर इन द नेक ऑफ द ब्लडर। डिफरेंट टाइप के जो है तो इमरजेंसी कंडीशंस में, एक्यूट कंडीशन में यदि वहां पर सर्जरी पॉसिबल नहीं है, ब्लडर फुल है, तो सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करके जो है तो किसी तरह से ब्लडर जो है तो एम्प्टी किया जाता है, एसपीसी की जरूरत पड़ सकती है। देन फाइनली ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं इसके, ओपन करते हैं, क्लोज भी करते हैं, दूरबीन के थ्रू भी करते हैं ऑपरेशंस। पर यदि हम इस कंडीशंस में भी यदि होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, तो यदि एक्यूट कंडीशन में भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर उस समय आपकी स्टेट को समझ के मेडिसिन देगा, जिससे बहुत ही जल्दी जो है तो आपकी तकलीफ में कमी आएगा। ये आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि दिस इज हाउ होम्योपैथी हेल्पफुल इन एक्यूट कंडीशन। इनका केस ये था कि लगभग ये 2 दिन से परेशान थे, इनको यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम्स था। और यहाँ जब आए, इनका जो बेसिकली टाक था वो टाक वाज एंजाइटी अबाउट बिजनेस, है ना। तो एक रुब्रिक हमने रिपोर्टरी में होता है, हमने उनके पूरे टाक को रुब्रिक में कन्वर्ट किया और रुब्रिक लिया एंजाइटी अबाउट बिजनेस, बिकॉज द थ्रू आउट द टाक वाज द कंसर्न एंजाइटी अबाउट बिजनेस, जो कि माइंड चैप्टर में मिलेगा आपको, एंजाइटी अबाउट बिजनेस। दूसरा हमने लिया, उन्होंने एक क्लू दिया कि वैसे तो मैं गर्म पानी से नहाता हूं, लेकिन जनरली ये जो मुझे प्रॉब्लम्स थी, तो जब मैं यहाँ पर कोल्ड अप्लाई करता था, एकदम ठंडा रख देता था, बर्फ से सिकाई करता था, थोड़ा बहुत यूरिन पास हो जाती थी। तो हमने जर्नलिटीज चैप्टर में, जर्नलिटीज में गए और वहाँ पर एक रुब्रिक है एप्लीकेशन कोल्ड एमल्यूरेशन, ये रुब्रिक लिया। और तीसरा पैथोलॉजिकल रुब्रिक लिया हमने डायरेक्टली, रिटेंशन ऑफ यूरिन। ब्लडर चैप्टर में गए, वहां पर देखा रिटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। एंड तीनों रुब्रिक को जब हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाया, तो व्हाट रेमेडी हुई क्या? पल्सेटिला। एंड पल्सेटिला 1 ml के 2 से 3 डोज देने के बाद उनको 5 से 7 मिनट के अंदर यूरिन पास हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हमारा जो अप्रोच है
We understand the patient. We are not treating the human body just like a machine, just like allopaths. We are treating the human beings. What we need to prescribe our remedy? We need to understand that person at the level of mind, at the level of soul, at the level of body. What is the basic concern ड्यूरिंग द सिकनेस, ये समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने कंसर्न समझ के, उसका सेंटर समझ के आपने एग्जैक्ट रेमेडी दे दी तो मेडिसिन तो 100% काम करेगी। एंड यू कैन वॉच फॉलो अप आफ्टर 10 मिनट एंड आफ्टर 3 days। पेशाब हो गया, अच्छी स्पीड में हुआ, अच्छी स्पीड में हुआ, बेचैनी हो रही है। हाँ तो मैं थोड़ा सा फालतू की बातें कर रहा था, जो बातें कही आई। हाँ तो मैं सोच के चला था, हाँ नियत करके चला था कि मैं 1-1.5 घंटे बैठूंगा डॉक्टर साहब, दवा ऐसी दो, पेशाब होना चाहिए, पहले फिल्टर होना चाहिए, फिर बात करेंगे। पेशाब हुआ नहीं, अच्छा लग रहा है। स्पीड में हुआ, प्रेशर से हुआ। कितना तकलीफ में थे आप, क्या तकलीफ झेल रहे थे आप? बहुत तकलीफ, अपने आप तो गुस्सा आ रहा था, आपको ऊपर जा रहा है। हाँ साले वो काट के निकाल दो। हाँ आपका पेशाब जो है तो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या हो? जब से आपने दवा दी है, हाँ मेरा तो दिमाग काम करना भूल ही गया था। हाँ उस समय का अनुभव बताएं जब आपकी पेशाब रुकी हुई थी, क्या लग रहा? रात में 3 दिन बहुत परेशान हुआ। हाँ मैंने बिटिया को बताया, कहना नहीं पापा आप पहले आपके पास जाइए, हाँ वो जैसा कहेंगे अपन करेंगे, हाँ ठीक है। फिर बल्कि मैंने तो ये सोच दिया था कि ये सारा मामला बार बार की तकलीफ के रोने से एक दिन रोना बेहतर है, तो साले का काट पीट के निकालो। लेकिन जब मैं आपके पास में आया, आपने मुझे दवा दी, आपने यहीं पर ही कुछ दवा पिलाई भी मुझे। फिर आपने बोला ये जो आप फर्स्ट उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, याद था मुझे, कहला ये अगर आप पिए दिन भर, उसके बाद में ये सेकंड जो डोज है धीरे धीरे करके लीजिएगा। पल्सेटिला बोला तो पल्स दो, वो दिमाग पे होता है, तो पल्सिटी आपने बोला इसको लीजिए ठीक हो जाएगा। वो मैंने लिया, आराम हुआ। फिर यहीं पर 2 वक्त मैंने फिर आपके साथ बैठा रहा। सही बात तो ये बैठा कह रहा है, मैंने जान पूछ के कि इसका पेशाब का मामला हुआ था, फैक्ट क्लियर हुआ तो मैं बैठा रहा। मैंने फालतू आपसे बातें करी, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बहुत आराम हुआ, मेरा दिमाग तो काम करना भूल रहा था। फिर लेकिन क्या लग रहा था उस समय आपको? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इससे पहले भी हुआ था, आप बात में आया था, लेकिन मैंने बस दवा ले ली, कभी नहीं ली, कभी इलाज कराया, कभी नहीं कराया, ठीक हो गए। लेकिन जब मैं आपको बात में आया था, मैं ये सोच के आया था कि अगर आज कुछ नहीं होता है तो कल का दिन अपन सर्जरी का रख लेते हैं, इसको निपटा दो, बार बार काट पीट के बाहर करो। मैं आदमी है ना साले। जो बातें कही आई, बहुत आराम नहीं, बहुत आराम। रात को मैंने आपसे ये भी कहा था, आप देखिए रात में डिसीजन होगा, अभी तो ठीक है, तकलीफ होती है जब मैं सो जाता हूँ, बिल्कुल क्या कहना चाहिए, बेहोशी हालत में। फिर जब पेशाब लगता था उस टाइम नहीं उतरता था। फिर 2-3 वक्त पेशाब हुआ, रात में बहुत आराम हुआ। मैंने क्या बोला था, हो जाएगा रात में, रात फिर आप हो जाएगा। लेकिन बुरा मानना, मैं मुतमईन नहीं हो रहा था, जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। लेकिन जब रात गुजरी रात से, फिर आपने फोन भी, मैं उस टाइम मुझे नींद आई थी, क्योंकि भाई रात में ये खुटका यार, एक टाइम तो पेशाब हो गया, सेकंड टाइम फिर मैंने रात को पानी भी पिया, सेकंड टाइम मैंने पानी भी पिया, फिर वो आपकी दवा भी खाई जो से बोला था। आराम है, आराम में बहुत आराम है, बहुत आराम। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये होम्योपैथी ने क्या इंप्रेशन बनाया आपके दिमाग में, इस तरह की एक्यूट इमरजेंसी में भी? नहीं, मेरा जो मिजाज को चेंज कर दिया आपने। जो मेरी सोच थी, जो मेरी थिंकिंग थी कि यार ये ठीक है, उसने बार बार मुझसे कहा था, पापा आप अभी एलोपैथिक में मत जाइए, ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में होता है कि कोई मामला समझ में नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें
उसने मुझसे खुद बोला, कुछ नहीं बल्कि डांट के बोला, आपका नाम लिया, वहाँ जाइए। मैं आपसे बोल रही हूँ मैं चलूँ क्या? नहीं बेटा मैं जाऊँगा। तो मुझे ये कहना चाहिए 99.9 ये कंफर्म हो गया कि मरीज और डॉक्टर दोनों के बीच में कोई चीज़ को छुपा नहीं होना चाहिए। मरीज और वो डॉक्टर के बीच में या आपके मेरे बीच में कोई चीज़ को दबाना नहीं चाहिए, फैक्ट क्लियर करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप देखिए मैं आज भी गर्म पानी से नहाता हूँ और अभी भी गर्म पानी नहा के आया हूँ। लेकिन जब मैंने सोचा यार तो फिर मैंने नीचे के बॉडी का हिस्सा जब गीजर खाला बिल्कुल ठंडा हो गया, चलने दो, फिर ठंडे पानी से नहाया। जब मैं ठंडे पानी से नहाया तो पेशाब थोड़ा मुझे उतरा। यही मैंने आपको बताया, दिमागी मिजाज जो है ना, ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है। ये फीडबैक इसलिए रिकॉर्ड किया है कि ये फीडबैक अपलोड करेंगे जब केसेस डालेंगे। I want to invite Dr. Ravi to talk to us for some time. So he is a gastroenterologist and a liver specialist from Midwest. I forgot the Cincinnati. Okay. And he's been doing the Wednesdays with Rajan Essential Homeopathy course. He studied books on homeopathy, and he says that, you know, modern medicine has a lot of limitations and I want to look for other avenues. जब भी हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो जहन में दृश्य आता है एक छोटा सा क्लिनिक और मरीजों को दवाई देता हुआ डॉक्टर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि पुणे में एक ऐसा होम्योपैथ है जिसने पिछले 48 सालों के उसके मेहनत से एक बहुमंजिला अस्पताल शुरू किया है, जहां पर मरीजों का इलाज सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के द्वारा ही किया जाता, आपको विश्वास नहीं होगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये 8 मंजिला अस्पताल है और यहाँ पर 100 बेड्स का अस्पताल शुरू किया है, जिसमें मरीजों का बहुत ही गंभीर बीमारियों का इलाज क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं एलोपैथी की बात करूं स्पेसिफिकली, मैं ऑडियंस सबको बोल रहा हूं कि ऐसी कोई एक दवाई बताएं जिससे कोई भी एक बीमारी ठीक होती हो। इलाज होता हो नहीं पूछ रहा हूं, इलाज नहीं, ठीक होता हो। क्या डायबिटीज़ की दवाई से डायबिटीज़ ठीक होती है? बीपी की दवाई से बीपी ठीक होती है? हार्ट की दवाई से हार्ट डिजीज़ ठीक हो जाता हो? कैंसर की कीमोथेरेपी से कैंसर किसी का ठीक हो जाता हो? तो ट्रीटमेंट को मैनेज नहीं करना है, बीमारी को मैनेज नहीं करने की बात कर रहे हैं। क्या ठीक हो सकता है? बीमारी कभी भी दवा से ठीक नहीं हो सकती, ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। अगर तो कोई एविडेंस है तो आप ला के दीजिए। बीमारी है, शुगर है या बीपी है या कोई भी और बीमारी है तो पूरी उम्र दवाई खाते रहो, और दवाई खाते खाते फिर दवाई बढ़ती रहती है, बढ़ते बढ़ते फिर बहुत सीरियस हो जाती है, फिर कॉम्प्लिकेशन भी होने लगती हैं। तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है जिसको एलोपैथिक सिस्टम बोलते हैं या मॉडर्न मेडिकल सिस्टम बोलते हैं। दूसरी बात, इस वक्त जितने भी हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, वो सब गरीब होके बाहर आ रहे हैं। लोगों का 9 लाख का बिल, 15 लाख का बिल, 18 लाख के बिल बन रहे हैं। लोग जमीन बेच के, प्लॉट बेच के, सोना बेच के, अपनी जायदाद बेच के इलाज करा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं बच रहा। I'm so happy to be with you today. I think I was fortunate to come across Rajan about 30 years ago, and then I have meeting him after a long time today, you know. But I have been keeping a track from some remote areas. I'm basically radiation oncologist. Anyway, I think homeopathy is one of the greatest science, which I think it requires a lot of talent and study and divine help also. As you practice more and more, you get that type of intuition. I am basically allopathic physician. I graduated from Pune, then I went to USA, England. I did my fellowship in radiation oncology from New York. Then I came back to Bombay Hospital and I was chief of radiation oncology for almost 25 years. I may not look that old, but I am old, you know. I retired from Bombay Hospital in 1996,
then I was invited back to Pittsburgh, where I helped them to establish a department of integrated medicine in Allegheny University Hospital. But I think homeopathy is one of the great talent science, and you require real hard work also. It doesn't just come like that. And homeopathy can produce a miraculous cure in many cases. Modern medicine or allopathy is like Tamasic science, where there is a lot of cutting, routine things involved. Maybe done with good intention. I mean, I don't say that intentions are bad. But everybody who gets a stage 4 CA, lung or cervix, they get same treatment. But person is different, so same treatment doesn't work. Same diagnosis doesn't produce same symptoms in many patients. Hi, I'm Dr. Shilin Giri. I am doing my masters at US Bangalore. For me, it has been a very interesting and amazing journey in this field of homeopathy, especially so because I come from a allopathic background where I've done my MBBS and MD, and so it is, really interesting because in my field and in my practice, I usually see that in very chronic resistant pathologies, maybe a very resistant skin condition or any resistant inflammatory diseases, whether be it rheumatoid arthritis or a condition like multiple sclerosis, where in my practice and my field we have very or I can say the most important armamentarium in the treatment is steroid, of course, especially in these conditions, and more steroids and when this doesn't work, then it is immunosuppressants or immunomodulators. So having seen this, I see that in homeopathy it has wonderful and beautiful remedies which not just controls the disease, like unlike in allopathic practice which the main goal is controlling the disease, we see that in homeopathy it cures the disease. देखो होम्योपैथी पनपेगी और होम्योपैथी मैं और मेरा खानदान आज मैं चौथी पीढ़ी हूँ, कोई वजह से एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी में आया है। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं भी सुना हूँ कुछ, आपका खानदान पूरा इसमें लगा हुआ है, इसमें सिद्धि बोल के एक दवाई तैयार की, स्किन की दवाई तैयार की, कितने खानदान की पीढ़ी हैं आप? चौथी। हम लोग ने पहला क्लिनिक इस्टेब्लिश किया था 1912 में 23 जनवरी को, यानी मेरे परदादा ने, और आज हम लोग हम पैदा ही नहीं किए थे, लेकिन हमने होम्योपैथी बताया और वही फॉलो करते आ रहे हैं। तो कोई रीजन है, और हम लोग सभी ने एमबीबीएस एमडी किया है, यानी एक पैथी ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएचएमएस कर रहे हैं, तो हम एक पैथी से इस साइड आके भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि एलोपैथी कैसी है और होम्योपैथी कैसी है। आई एम डॉक्टर जसवंत पाटिल। आई हैव डन माय एमडी चेस्ट इन एलोपैथी from St. G.S. Medical College, KM Hospital, Parel, Mumbai, and BHMS Homeopathy from Maharashtra Health University, Chamunda Mata College from Jalgaon. And I have studied 117 alternative science to know more about the science, to explore by which way I can help my patients to come to the health from the severe diseases they are suffering from. Allopathy has got its own limitations. Where there is a reversible case, I would prefer only homeopathy because it cures from the root and gives you the concrete results to stay healthy, with energy, with happiness and good mood all throughout your life if it is been properly prescribed. To come to a conclusion that why I came from allopathy to homeopathy, based on this theory, my mother was suffering very badly from chronic diseases, diabetes, hypertension, diabetic complications, and lung disease, cardiovascular disease, so with renal failure. And we were trying very hard. I had my own nursing home of 20 beds at Jalgaon, and with that I found that one day she was serious. I admitted her
to my ICU, and there it was seen that she is not recovering. She is going into multi-organ failure and she was not responding. We have given all types of allopathic treatment. I had an experience of working in IRCU, ICCU, IMCU, ITCU and ICU. So with all that vast experience, I was feeling helpless that I cannot save my mother, and I was seeing that I am losing her, and shortly in a span of few hours I may lose her. That time I got panicky and I prayed God that give me some way, I find out some way for my mother, and luckily I came across a homeopathic book gifted by my homeopathic friend, and he said homeopathy is good, but it never applied to my allopathic mind that the homeopathy can be given in this way. So that was a situation where I was trapped. I opened up a book, and luckily the medicine that came in front of me was exactly fitting my mother's clinical condition, and one dose of that RSI 200 has done a magic in her life. 24 hours she was settled down, 48 hours all the gadgets were out, and 72 hours she was out from ICU, moving around, taking food like a normal person. It was unbelievable that I have seen so many patients suffering in ICU when I had worked, and this was a magical results. That inspired me to turn towards homeopathy. Then I learned all the books, and then I took a regular admission to a college. I got my BHMS degree, and I am practicing on chronic diseases. So I am Mahesh Gandhi. I am a psychiatrist converted into homeopath. Actually, they are not different. In fact, if you are a psychiatrist, you can be a good homeopath, because mental symptoms, mind is very important, because we understand the patient, the person behind the illness, and mind plays a very important part, the person who he is. And if you have a psychiatric background, then it definitely helps you become even a better homeopath. See, when I began my practice, it was a very gradual transition. I was a psychiatrist. I gradually brought in homeopathy into my practice, and so I would initially treat panic disorders, anxiety disorders, mild depression, because I did not feel very confident to do treatment for major disorders. But by and by, now I am 35 years in practice, and I am treating all possible conditions, from panic to social phobia, to anxiety, to obsessive compulsive disorders, also bipolar disorders, and I have good cases even in schizophrenia, and many children cases where we don't have much answers, like autistic children, hyperactive children, attention deficit children, lot of behavioral problems. We have amazing results with homeopathy. In every case, basically allopathy treats the expression of an illness. So in a way it treats the symptoms, how the patient presents. So if I have anxiety, they will give you some medicine to remove your anxiety. If you have depression, they will give you some medicine to remove your depression, an antidepressant, or if you have psychosis, an antipsychotic medicine. Homeopathy goes even further. Who is this person? How did it ever happen to him? What is it in him that makes him anxious? What is it in him that made him prone to depression or to a nervous breakdown, which you could call as something like schizophrenia? So we go deeper. We are treating the basic root cause of these illnesses, and not just... I'm not a homeopath. I do not prescribe homeopathic medicines, but I'll just simply share my experiences. No, Asha, my wife, really had severe allergic rhinitis. Even with half a tablet of antihistamine, she will feel so drowsy the whole day. So when Pooja said that, so she said, do you know any homeopath? He says, हमारे पिताजी के friend हैं यहाँ बॉम्बे में ही, senior homeopath. He's good. So, and I know him also. I'll ring him and you go there. So Asha went there, and with her blessed pills, whole thing settled down. Then Vivek, our youngest son, who is now in States, he also had allergic rhinitis. So again he went to the same doctor and he settled down without needing any allopathic drugs. The legendary homeopath, where India could be very much proud,
to create such a wonderful homeopath. Dr. Rajan Shankaran. I am here for all the praise for this simple man, Rajan Shankaran. He carries that simplicity beyond that. Today he called this program as Simplicity of Homeopathy. I think it's the most fascinating part of the story. I visited his place long time back and was impressed by his motivation, his studies, his devotion. And I'm extremely happy that he started all his work alone and you all come to join him. I would say for him, मैं अकेले ही जा रहा था जानिबे मंजिल तक, लोग आते गए और कारवां बनता गया. I'm extremely honored to address this Karma, who has taken homeopathy as a motivation. I read the book from Dr. Rajan Shankaran and the other song. I am here to appreciate the efforts of this great man. I went to his place. It is a wonderful institute. You go there and you never think that such an institute can exist in India. It's entirely to the international standard. The best part of the story is he doesn't want to keep all that knowledge, all that expense to himself. He not only goes outside and internationally and then delivers all these lectures where he has a very large audience. He does it in India. So we wanted him to do research. He had applied for PhD and we are recently recognizing him for PhD in homeopathy. We want him to do better work in this sensation method, so we are recognizing him for fellowship in sensation method. So for all his efforts, he's doing it single-handedly for the promotion of homeopathy. I think he requires a standing ovation. Thank you. This great man, still simple, very humble. I think he is a role model for all homeopaths. He would make definitely a contribution towards betterment of homeopathy, creating a holistic medicine. What I want him to do is, while he is delivering lectures, maybe small components of case stories may be uploaded on YouTube. So that's all available for you. So at the end I will end by saying him, तुम थक कर न बैठ जाना कि तेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो जमीन नापी है और सारा आसमान बाकी है. One more Chopra sitting there. Now we come to the most important subject, homeopathy. You know, I love that. See, homeopathy is a great science which people don't know. And here is a wonderful homeopath. See, we have integrated homeopathy 350 years ago. We got this sorbitrate, torbiditrate tablet you have take when you get chest pain. This is from homeopathy. And homeopathy, Heinemann's student had chest pain. And he had also headache. So he was in homeopathy they give headache tablet which produces headache. So he was taking this headache tablet and his chest pain got relieved. So one of the oldest medicines the pharmacologists know is sorbitrate.
and Sorbitrate came from homeopathy. So we have integrated 350 years ago. होम्योपैथी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। कुछ सालों से मैं मिली थी। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट अ वेरी गुड होम्योपैथ, ग्रेट डॉक्टर शंकरन फ्रॉम द अदर सॉन्ग क्लिनिक। और उसके बाद मुझे कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कंप्लीट चेंज, माइंड, बॉडी, सोल। इट इज़ नॉट जस्ट हीलिंग the illness, it is healing the patient, the entire person, and it is a spiritual experience. और हर पेशेंट के लिए ये एक बहुत सुंदर अनुभव है कि उन्हें जो है एक डॉक्टर कंपैशन और मीठी गोलियों से ट्रीट करता है, और उन्हें महसूस होता है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो होम्योपैथी हैज़ ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग। बाबा रामदेव ने जो सवाल पूछे हैं उसमें यह है कि एलोपैथी के पास बीपी के लिए निर्दोष स्थायी समाधान क्या है। एलोपैथी के पास टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज के लिए स्थायी समाधान क्या है। इसके अलावा उन्होंने पूछा फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा का निर्दोष स्थायी समाधान क्या है। लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस की पूरी तरह ठीक करने की दवा क्या है। बिना बाईपास एंजियोप्लास्टिक के हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स करने का उपाय क्या है। बाबा रामदेव ने यह भी पूछा है क्या बिना पेसमेकर के एनलार्ज हार्ट की समस्या को दूर कर सकती है एलोपैथी। इसके अलावा उन्होंने पूछा कोलेस्ट्रॉल कम करने का बिना साइड इफेक्ट के क्या इलाज है। साथ ही बाबा रामदेव ने पूछा है सिरदर्द, माइग्रेन का क्या कोई स्थायी इलाज है एलोपैथी के पास। इसके अलावा आंखों का चश्मा उतारने, हियरिंग एड हटाने का निर्दोष इलाज क्या है। पायरिया, दांत हिलना बंद हो, मसूड़े मजबूत हो, इसकी बिना साइड इफेक्ट की दवा क्या है। बिना बैरियाट्रिक सर्जरी, लाइपोसेक्शन के वजन घटाने की कोई दवा है क्या। सोराइसिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, सफेद दाग का स्थायी समाधान क्या है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, आरए फैक्टर पॉजिटिव को नेगेटिव करने का क्या उपाय है। एलोपैथी में बिना साइड इफेक्ट के पार्किंसन का स्थायी इलाज क्या है। कब्ज, एसिडिटी का साइड इफेक्ट रहित इलाज क्या है। नींद नहीं आने यानी इंसोम्निया का बिना साइड इफेक्ट के क्या समाधान है। स्ट्रेस हार्मोन कम करने, गुड हार्मोन्स बढ़ाने की क्या दवा है। बिना कृत्रिम साधनों, टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, इनफर्टिलिटी का समाधान क्या है। एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने का बिना साइड इफेक्ट का दवा क्या है। एलोपैथी में बिना साइड इफेक्ट के हीमोग्लोबिन बढ़ाने की क्या दवा है। आदमी बहुत हिंसा, क्रूरता, हैवानियत कर रहा है, उसे इंसान बनाने वाली दवा क्या है। उन्होंने ये भी पूछा कि ऐसी दवा है जिससे ड्रग्स का एडिक्शन छूट जाए। एलोपैथी आयुर्वेद का झगड़ा खत्म करने की दवा क्या है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कोरोना मरीज का ऑक्सीजन बढ़ाने का उपाय क्या है। और 25वां सवाल, एलोपैथी सर्वशक्तिमान सर्वगुण है, फिर एलोपैथी के डॉक्टर बीमार क्यों हो रहे हैं। Modern medicine has made lot of progress, lot of research, diagnostic methodology, surgery, robotic surgery, MRI, and so many complicated, unbelievable investigations. My uncle was in a hospital last week. He had some bleeding inside his intestinal tract. They did what is known as a capsule endoscopy. They put a capsule with a camera that goes all throughout and clicks pictures of every part of the intestine. Unbelievable. But the problem is that for most of the common illnesses, asthma, eczema, diabetes, hypertension, arthritis, spondylitis, every kind of problem which normally human beings are having, many kinds of autoimmune disorders,
many kinds of psychosomatic illnesses, many kinds of psychiatric problems, headaches, so many things commonly, but in modern medicine, no long-term solution for any of these issues. You have to take short-term medication, few hours effect. And most of these medicines, or I would say all of them, have side effects. So neither do they have long-term cure, and you have to pay the price of side effects. Good evening and thank you everyone. I start by paying my respects to Dr. Hanuman, and I thank all of you for having me here, starting with Dr. Rajan, Dr. Jayesh for his wonderful introduction. And before I start, I must thank my secretary Gokhale, who made this presentation, and Dr. Meghna and her team who have helped me to put it up. So thank you to all of them, and thank you of course to all of you who have filled the hall, bewildered by the fact that an engineer is going to talk to homeopaths about management on a Saturday afternoon. It is the weirdest thing I have done in my life. The reason I do it is very simple, because I love homeopathy and I love homeopaths. It's as simple as that. In recent years, almost half of what we make are exported. We export to over 70 countries, and it's a matter of great pride for all of us in this room, because these are products that are designed, developed, made and marketed by Indians, by our brothers, sisters, sons and daughters, right? We don't need the government to tell us make in India. We know how to make in India. And we export to over 70 countries. You'll be proud to know, for example, 1 in 3 motorcycles in Africa is a Bajaj motorcycle. You'll be proud to know that from Sri Lanka and Bangladesh to the Philippines and Cambodia to Colombia and Chile, Bajaj is the #1 brand in these markets, and so on and so forth. And in my view and from my point of view, the greatest credit for this I give to homeopathy, because everything I learned about management, I learned from the Organon, I learned from various books on homeopathy, such as Dr. Kent's books, and of course I have read as much as possible all of Dr. Rajan's books as well. Believe me, if I was speaking on management today, nobody from my family would have attended. But because I am speaking on homeopathy, my eldest uncle, Mr. Shekhar Bajaj, chairman of Bajaj Electrical, is here in the front row. My #2 uncle, Mr. Madhur Bajaj, vice chairman of Bajaj Auto, is also here in the front row. My sister is either here or she will be here. And there are other friends in the audience as well. So homeopathy and homeopaths have much more support and much more people who love them and respect them than you perhaps know yourself sometimes. This is the SMS I received on this date from my sister-in-law, whose name is there. Her younger son, Dhruv, had hyperthyroidism. Her whole family has a history of hyperthyroidism. She called me in panic in July of that year, 2011 I think it was. And she said that she has come to some famous hospitals in Bombay. I don't want to name them because this will be on YouTube tomorrow. But she said, everybody said this kid has to be put on steroids. Dhruv at that time was 12 or 13 years old. And she was really distraught because this had happened with the kids of her siblings. And she said, lifetime my child has to spend on steroids. And I said, no, we are going to try some homeopathy. And to cut a long story short, Dhruv was given a course of Argentum Metallicum. And in October, I received this message. But before that, Rochna called me almost every single day. And every single day she told me, my entire family is anti-me. My in-laws are anti-me. My own husband, that is my elder brother Tarang, he is also upset with me. They are saying, you are crazy, Rajiv is crazy, and you are going to destroy this kid's life. Now tell me friends, if truly the first S in homeopathy stands for sugar pills, i.e. a placebo, can we have such wonderful results with a young child who is suffering from a very real disease which is completely quantified and analyzed?
And jokingly I tell allopaths sometimes, when they still insist that homeopathy is a placebo, I said, yaar, kam se kam, even if it is a placebo, at least it is a placebo which is tried on a human being and then given to another human being. आप तो आपका जो दवाई है, you try it on rats and rabbits and then say because it works on a rat, it will work on a human being. इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है. So at least I will rather take a placebo which is tried on a human being than a chemical which is proven on a rodent, because I think I am a human being and more like a human being than like a rodent. And one day in April 2016, I found it is higher, and 10 days later it had doubled again. I immediately called Dr. Rajan. I was on my way to the hospital because in Pune they wanted me to do, you know what happens with the BPH, right? You have to do the DRE, you have to do the transrectal ultrasound, you have to go into MRI machine, you have to do the alana, phalana, all these things you have to do. So on the way there, I called up Dr. Rajan. Of course, Dr. Rajan doesn't need to even hear my words. He can sense that I am upset. So by the time I was ready to go in the MRI machine, he called me and told me there is nothing wrong with you. It is something very benign. Before they have finished their investigation, I will treat you. And my final report from the allopaths came a couple of months later from Mumbai, from a specialist in Mumbai. I don't know what it is called. It is some PRADS, IRADS, some analysis is done to grade the BPH. In the 2 months that I got the report from allopathy, already by taking Staphysagree at 200, my BPH was already over, as you can see over there. The date is sometime, I think, couple of months later in June or so. It had come down to almost the normal level. Instead of 1.25, it was 1.37. So the second criticism of homeopathy, first is it is sugar pill, second is it is slow. अरे what is slow? Allopathy का तो रिपोर्ट ही नहीं आया मेरे हाथ में, और यहाँ तो prostate वापस अपने साइज पे आके बैठ गया. So I don't think, in my experience, maybe it's a swallow making one summer, but I don't think in my experience, homeopathy is slow. The third example, is of my most precious family member. His name is Scotch. He's a golden retriever. Scotch and I, we are like one, you know. We are what you call heart song, soulmate. So Scotch is very young. He's 13 and a half. He's going to live till he's about 30 or 40 years old because he's in the good care of Dr. Rajan Sankran. And unfortunately, in September 2018, Scotch is vet in Pune. Dr. Bharat told me that this hard lump he has got on his elbow is 90% cancerous. Now we all know as laymen, when a doctor says 90% cancerous, means that 10% is only to keep you positive and hopeful. Actually, he means it is 100% cancerous. So I called up, of course, Dr. Rajan, and I said, Dr. Rajan, if this dog dies, I will die with this dog. So please do something. So this third S of homeopathy, steroids. I mean, this kind of malignancy is a problem on which nothing is going to work in allopathy except surgery. And since the dog was 12 years old at that time, surgery was almost out of the question. So there is no antibiotic, there is no steroid, there is no disease-modifying drug that is going to work on him. In 3 months, the tumor shrank. The dog obviously cannot speak. Dr. Rajan, I insisted you have to come to Pune to see my dog, but he never came. So he's not as kind as he always seems. But he prescribed the right medicine from Mumbai itself. And in three months, my dog is fine. And he's absolutely fine, as you can see. He's eating, playing, everything is good. So what have I learned from the experience of Scotch? Friends, I have learned 3 things. And there are so many more examples I can tell you. One, I have learned that in homeopathy, every disease is addressable. I have never seen a case of any single disease where homeopaths throw up their hand and say कि ये हमारी बस की बात नहीं है. Every disease is addressable in homeopathy. I, being a psychiatrist, have more been influenced by Dr. Mahesh Gandhi's work, which is based on the basic background of Dr. Rajan Sankaran's work in the sensation method, and all the teachers have developed their ways to use the sensation method and bring that further. And in my practice, following Dr. Mahesh Gandhi's method, it has given me a lot of confidence to treat my psychiatric patients with the homeopathy, and it has brought about a sea change, and it has
really made me come up with a modality of treatment in which a patient can be cured and he can be without medications for like earlier we were treating patients and they were on treatment for many years, and now we can really reduce the drugs and the patient can be cured and sent off without any medication. So, करीब 30 साल से हमारी पूरी फैमिली जो है वो टोटली होम्योपैथी पे है, और जहाँ तक मुझे याद है मेरा जो बेटा है बड़ा, उसने तो 15 साल में कोई एंटीबायोटिक भी नहीं ली, क्योंकि वी ट्रस्ट होम्योपैथी एंड आई जनरली बिलीव दैट मुंबई इज सो लकी, इतने आउटस्टैंडिंग डॉक्टर्स और कहीं भी नहीं है. डॉक्टर शंकरन जी इज हियर, सो व्हाट मोर टू से. Good afternoon, friends. Myself, Dr. Falguni Chheda. I have done my MBBS and I'm practicing only homeopathy since 10 years now. I joined homeopathy just by looking at my husband, Dr. Abhay Chheda's cases, and I found very good results which we had not seen in some of the allopathic cases, and I was totally amazed by those results, and from that I got inspiration and I joined homeopathy. I'm Dr. Sunita Iyer. I'm basically a pediatrician, MD, allopath, totally new to homeopathy English, and we did see some patients whom we had referred to some homeopaths who were cured of asthma, and which was something not there in my sense. So I have seen the magic, I have felt the magic, and it works as fast as an allopathy medicine. Accusations like these by the scientific community have never bothered 41-year-old Minish Kothari. He was bedridden with severe rheumatoid arthritis till 2004, a disease of the joints which has no cure in allopathy. The acute pain did not subside even with 7 painkillers a day. He says 8 years of homeopathic treatment have completely cured him. At present, if you ask me, I am almost 90 to 95% okay. And in fact, daily morning, 1.5 hours, I do severe yoga exercises. And all those exercises I would have never dreamt in my life I would be able to do. Now, allopathic doctors may disagree, but Meena Mehta feels she's the answer to skeptics. In 2001, she had jaundice for a year, which resulted in liver cirrhosis. 90% of her liver was damaged. Her daughter recounts how homeopathy was their last resort. Many of our doctors said that there were no hopes for her to get cured and that this would stay lifelong, or she had a smaller life now. And while these doctors said that it's not going to work, if somebody is still coming to us and saying that, oh no, try homeopathy, then yes, we wanted to try it for that reason too. 4 months of medication and Meena's liver enzymes were near normal. Of course, her allopath never accepted those results. Homeopathy still remains a huge puzzle for scientists world over. Precisely because no one has a logical explanation to why it works. Scientists would say it's the placebo effect. But then 100 million Indians turn to homeopathy to cure what ails them. Homeopathy is a most effective and beautiful system of medicine that has the potential to heal very, very difficult conditions. ये आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब बहुत पुरानी पद्धतियाँ हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि इसके प्रति लोग उदासीन बहुत हैं। होम्योपैथी बहुत अच्छी, पूनिया साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी पद्धति है। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं हो पाता, होम्योपैथी से हो जाता। 70 के दशक में मेरे इतना सीवियर माइग्रेन पेन होता था कि सारे देश के बड़े बड़े न्यूरो सर्जन्स और न्यूरोलॉजिस्ट सब फेल हो गए। तब लखनऊ में एक डॉक्टर घोष हुआ करते थे, बहुत बुजुर्ग थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने दवा दी, 15 दिन में ठीक हो गया। 50 साल होने जा रहे हैं, आज तक मेरे दोबारा दर्द नहीं। Sir, it was surprising for me also to know that out of 200 million people worldwide who adopt homeopathy, 100 million are in India. So that's a very big number, and therefore India is considered to be the hub of homeopathy. So it is the largest number of practitioners, almost 2 lakh, and almost 12,000 join every year because we have the largest number of colleges.
So undoubtedly there is a growing demand for homeopathy because of its easiness of use and also its low prices. Allopathy, it has to also have other streams. We see a cancer patient who takes allopathic medicine but also resorts to Ayurveda or homeopathy. So my appeal is, sir, that all PHCs should have doctors of all streams, number one. Number two, sir, they should have regular interaction between each other. So any patient who goes, a plan of treatment should be made so that the patient benefits from all streams of medicine. होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ये एक ऐसे विषय हैं जिनको लोग भोगते हैं, जिनका ट्रीटमेंट लेते हैं और प्रसन्नता से उसका पूरा वर्णन भी नहीं कर पाते। उसका कारण है कि जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तो हम उतना वर्णन नहीं कर पाते, परंतु सच ये है कि जो एलोपैथी है, हम जब उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो तत्काल हमें रिलीफ मिलता है, परंतु उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हम महीनों और सालों झेलते हैं। मैं होम्योपैथी की 2-3 बातें आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपने 2 वकील साथियों का उनके बच्चों के साथ होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देखा। मैं तब से होम्योपैथ का बड़ा फैन हो गया कि एक का बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही उसके अंग जुड़ गए। अंग जुड़ते ही डॉक्टर ने कहा थोड़े दिन का हो जाने दीजिए बच्चे को, 12-13 दिन में हम इसका फिर ऑपरेशन करेंगे। तो एक होम्योपैथ के डॉक्टर और वकालत भी करते थे, उन्होंने कहा कहीं ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप होम्योपैथ की दवा हम देते हैं, इसकी एक एक बूंद डालते जाइए। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सदन में यह अवगत कराना चाहता हूं, आज भी वो डिस्पेंसरी है, आज भी वो डॉक्टर हैं, उन्होंने जैसे ही दवाई देनी प्रारंभ करी तो 12-13 दिन में स्वयं ही वो अलग अलग हो गए अंग और खुल गए। ये होम्योपैथी की तारीफ है। और एक हमारे वकील साथी की लड़की जो पैदा होते ही आंखों में कीच भर जाती थी, बिल्कुल कीच भरती थी। सभी एलोपैथ के डॉक्टर्स को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, उन्होंने कहा कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे जैसे ठीक होते जाएगी ऊपर को हार्मोन डेवलप होंगे, ठीक हो जाएगी। तो उसी डॉक्टर ने कहा कि ये सब कहते रहते हैं, मैं आपको 2-3 बूथ देता हूं, 3 दिन आप दवा करिए फिर फर्क बताइए। पहले दिन दवा खिलाई, आंख में डाली बच्ची की, आधा साफ, दूसरे दिन उससे ज्यादा साफ, और तीसरे दिन बिल्कुल बच्ची की आंख साफ, और वो बच्ची आज यहां दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। ये होम्योपैथ का कितना बड़ा चमत्कार है। मैं खुद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैंने BHMS से MD किया है राजस्थान के जयपुर से, और एक होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी है वहां से मैंने MD किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से होम्योपैथिक में। और होम्योपैथिक छोड़कर जब मैं 2014 में सांसद बना, पहली बार इस लोकसभा में आया, तो मुझे भी सपना था कि मोदी जी क्या करेंगे। जिस तरीके से आयुष के माध्यम से पूरे देश के उन गरीबों को, आम जनता को और अन्य सभी अल्टरनेटिव सिस्टम्स को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान की उन्नति के लिए सभी की हमको आवश्यकता है। उन्होंने एलोपैथी के लिए भी बराबर ध्यान दिया। मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ का मेंबर भी था। माननीय चौधरी साहब, मैं आपकी जानकारी में दूंगा कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी पीड़ा होती थी कि जिन कॉलेजों में हम पढ़ते हैं कि यहाँ जब हमारे सब्जेक्ट सारे होते थे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, गायनी ऑफ, सर्जरी, ENT ऑफ, सारे सब्जेक्ट जो MBBS में होते हैं वो सारे होते थे। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते थे हमारे, इनके अलावा हमारे पास रिपर्टरी होता था, मैथमेटिका होता था, ऑर्गनन होता था। तब हमको ये लगता था कि काश ऐसे कॉलेज हो जब हम MBS से कम कहीं नहीं होते, उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं। टाइम वही 5.5 साल BHMS करने में लगता था, MD करने में 3 साल लगता था। और होम्योपैथिक मैं सोचता हूँ कि सबसे सस्ती, सरल, सुलभ और प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। मैं तो होम्योपैथी के ऊपर विश्वास रखने वाला हूँ, मैं हमेशा दवा वो लेता हूँ। मेरा एक पहला ही सवाल ऐसा है कि क्या मैं जिनके पास से दवा लेता हूँ, डॉक्टर
अजीत कुलकर्णी करके, वो खुद एलोपैथी के पैथोलॉजी के डॉक्टर हैं, लेकिन वो उनकी प्रैक्टिस सालों से होम्योपैथी की चलती है। होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं वो भी अपना कोर्स 5.5 साल में पूरा करते हैं और एक एलोपैथी डॉक्टर भी अपना कोर्स जो है 5 साल में पूरा करता है। लेकिन जो प्रतिष्ठा एलोपैथी के डॉक्टर को मिलती है वो भ्रष्टाचार के कारण होम्योपैथी के डॉक्टर को नहीं मिलती। Being a doctor of the modern medicine, to talk about the Indian system of medicine and homeopathic medicine, my position is crucial. To a patient, to a sufferer, the relief is the main thing, not the terminology of the medicine. Relief is the main thing, not the terminology of the medicine. So it was really striking my mind and analysis. From that day, I started mixing with the Ayurveda doctors and homeopathy doctors, and believe me, being a medical doctor with practicing modern medicines, no modern medicine doctors cured my sinus problem. I had to take the help of the homeopath to cure my sinus problem. This is on record. This is on record. I can challenge it. This is on record. I studied under the laureates of ENT specialists. They could not cure me. A very small, young homeopathy doctor from DND Medical College, Homeopathy, in Howrah district, cured me. This is reality. When in allopathic modern medicine, the surgical intervention is necessary, are we in a hesitant mind that we will not go? We have to go. Heart block, bypass surgery, it's a mandatory provision. Intestinal obstruction, it is a mandatory provision. Will any Ayurveda doctor or homeopathic doctor will obstruct that? No, don't go, you die. No. So cohesive combination. The philosophy should be like that. A cohesive combination of all branches of medicines should be adopted with an apex body, and remedy to the patient should be the prima factor. Yes. A integrated therapy should be accepted, and India should be pioneer to that. If the structural organization of the Indian system of medicine, if it is achieved, then the entire propagation and use of Indian system of medicine by the citizens of this country and the people of this country would take place. देखिए, मैं सभापति महोदय कहना चाहूंगा, मैं टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हूं, तो मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में यह संबंध है कि आप टेक्नोलॉजी का पैराडाइम बदल दीजिए, पावर का पैराडाइम बदल जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही एटम बम अमेरिका के पास आया, पावर पैराडाइम ब्रिटेन से, यूरोप से शिफ्ट होकर अमेरिका चला गया। आज यदि हम फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन के क्षेत्र में देखें तो पश्चिमी देशों ने इतनी प्रगति कर रखी है, यदि हम उनके फॉलोअर बनना चाहेंगे उसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में, तो जैसे अमेरिका के FDA ने, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो हमें दशक लग जाएंगे उनके आसपास पहुंचने। परंतु यदि हम पैराडाइम शिफ्ट कर दें, वो पैराडाइम शिफ्ट, ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन जिसमें होम्योपैथी और आयुर्वेद आते हैं, जिनके पास वह आधार है, जिनका मूल आधार ही अलग है उन चिकित्सा पद्धतियों से, और यदि हमने इसमें अपने को सही ढंग से स्थापित कर लिया तो हमें 80 से 90% चीजों में उन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो वो हमें बड़े ऊंचे मूल्यों पर देते हैं। But I am a believer in making the Indian system of medicine a much stronger system, anchored in science, research, and most importantly in written clinical documentation. I am well aware of the glorious traditions that Indian medicine has had, and I think the challenge before us is to make the Indian system of medicine an important element of our healthcare manner. This is a little cartoon that says,
the doctor is giving the patient a whole set of medicines and he says the top prescription is for your arthritis, but it may cause a heart attack. So the second prescription is to prevent the heart attack, but this could damage your liver, and so the third is for your liver. And so the patient is taking with him a whole set of medicines home, one to antidote the other. Because when you treat a local part with a remedy, not only does it not really cure the local part, but it also causes side effects on other parts. And that partial approach to illness is often temporary, often short-lived, and that where the limitation of modern medicine is. होलिस्टिक हेल्थ केयर पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी होम्योपैथी की ओर जा रहे हैं। Well, I'm here today because for years I have been enjoying the benefits of homeopathy. I am a singer and I am taught to sing more and speak less to save my voice, and I'll do that. A few years back I had a problem with my voice texture, which is very, very important in the film singing, because we sing for the stars and you need to have a certain texture of your voice. I have a friend, Dr. Ketan Patel in Ahmedabad. He suggested I should see Dr. Jawahar Shah in Mumbai. I had never met him before. Fortunately, I got an appointment. I went and met him in the clinic in Santa Cruz, and very cordially he gave me all the positive hopes that don't worry, this will go. And today, my friends, I would like to thank Dr. Jawahar Shah from the bottom of my heart. मैं फिलहाल इस अस्पताल के जनरल वार्ड में आया हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीज है, मरीजों का इलाज चल रहा है। जो बताया गया है कि यहाँ पर ना सुई, ना सलाइन, ना किसी प्रकार का ऑपरेशन, तो बगैर ऑपरेशन का सिर्फ होम्योपैथी दवाई से इलाज किया जाता है। बात करते हैं डॉक्टर मनीष से, जो कि डॉक्टर अमर सिंह निकम के बेटे हैं। मनीष, बताइए कि अलग अलग पेशेंट्स हैं, कौन सा इलाज चल रहा है? जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये अहमदनगर से एक पेशेंट है जिनका किडनी फेल्योर है, उसके साथ उसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी है। अभी आप इस पेशेंट में उनमें कितना बदलाव आया है, कितना फ़र्क उनको मिला है होम्योपैथिक दवा से, वो आप उनसे खुद से भी पूछ सकते हैं। आपका नाम बताइए। किरण भांडबेलापुर। किरण, आपने बताया कि अहमदनगर से। अहमदनगर। और बीमारी क्या है? मेरे को किडनी में सूजन आ रही थी और पाव सूजन आ रही थी, शुगर है, बीपी है। यहाँ पर अभी कितने दिन हुए आप यहाँ पर आए हुए, और क्या आपको फ़र्क क्या लग रहा है? यहाँ आके 10 दिन हो गए। आते ही मेरा इलाज चालू हो गया। पहले दिन से मेरे को रिलीफ लगा था, अब मेरा बीमारी 80% से ज़्यादा कम हुआ है। मेरे को बहुत रिलीफ आता है। तो अहमद